हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, मैंने आपके लिए, अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो मैंने हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल, इससे पहले के जितने चैप्टर हैं, विदेश सेवा को छोड़, क्योंकि विदेश सेवा का आपसे कोई रिलेटेड है नहीं चीज, तो विदेश सेवा से पहले के, चाहे आपका पद ग्रहण काल हो, चाहे आपकी सर्विस बुक हो, चाहे आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, ठीक है जी, उसके बाद आपका सस्पेंशन वाला पूरा चैप्टर, ये सारे मैं करवा चुका हूं। आज करवाऊंगा अध्याय है आपका 11, सेवा से सेवानिवृत्ति, मतलब कि रिटायरमेंट और उससे रिलेटेड चीजें हैं वो आई। ठीक है जी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, क्योंकि अगर आप क्लर्क हो, अकाउंटेंट, असिस्टेंट हो तो आपको बहुत जरूरी है। अगर आप किसी और पोस्ट पे हो तो आपको पता होना चाहिए रिटायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी रिटायरमेंट 20 साल के बाद है, तो सीखना चाहिए जहां से सीखने को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हरियाणा सरकार के एम्प्लॉय से रिलेटेड चीजें पता चलेंगे। और मेरा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें लगभग 14,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। वहां पे आपको सर्विस रूल से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ कुछ भी चाहिए वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। ठीक है जी, देखो अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला है आपका अधिवार्षिता। देखो, हिंदी में है तो कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो मैं आपको इंग्लिश में भी बताता रहूंगा। अब जैसे अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति, तो एक तो होता है क्वालिफाइड सर्विस, एक होता है उससे पहले इमेच्योर रिटायरमेंट। इस टाइप से कुछ इंग्लिश के वर्ड होते हैं। तो जहां जहां पे आपको डाउट लगेगा, जो मुझे ही लगेगा अजीब से, तो मैं आपको इंग्लिश में उसको बता दूंगा। तो पहला ही है रूल नंबर 143, 143, अधिवार्षिता पर सेनानिवृत्ति। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, सुपर एनुएशन। आप अपनी सर्विस बुक वगैरह देखोगे या आप ये कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे मुझे पेंशन कितने मिलेगी ऑनलाइन, उस पर तो वहां पे सुपर एनुएशन एक वर्ड होता है। तो वही चीज होती है कि रिटायरमेंट एट सुपर एनुएशन, तो हिंदी में बोलते हैं अधिवार्षिता। इसके बारे में समझ जाओगे, मैं जब आगे पढ़ाऊंगा ना, जब आप समझ जाओगे कहना क्या चाहता है। देखो, अब इसमें जो चीजें हैं कि सुपर एनुएशन कब माना जाएगा, वो चीज है। आपको पूरी पेंशन चाहिए तो पूरी आपको सर्विस करनी पड़ेगी सुपर एनुएशन वाली, जिसकी जो एज है वो कितनी है, 60 साल। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अब इससे समझ जाओगे अब कैसे है। उसके भी कई है, 60 साल नहीं और भी चीजें उसमें। इसमें लिखा है प्रत्येक सर कर्मचारी कर्मचारी उस मास जिसमें वह उसके लिए दिवस संस्थापन ऐसी जैसी स्थिति हो उसके द्वारा आधारित पद में सेवानिवृत्ति पूरी करता हो कि अंतिम दिन को दोपहर के बाद सेवानिवृत्त होगा। मतलब पता क्या है, जिस महीने में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, फॉर एग्जांपल आपका जन्म अक्टूबर में 2 तारीख को है, तो आपकी रिटायरमेंट अक्टूबर की 31 तारीख को होगी। और वो भी कब होगी, वो होगी दोपहर के बाद। क्यों दोपहर के बाद का मतलब होता है चाहे ज्वाइनिंग हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप रिटायरमेंट दोपहर के बाद होते हो इसका मतलब आपका वो दिन पूरा काउंट होगा। ज्वाइनिंग आप दोपहर के बाद करते हो तो इसका मतलब आपकी ज्वाइनिंग उस दिन की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, मानी जाएगी लेकिन आधी 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 आधा दिन गिना जाएगा आपका। लेकिन आप दोपहर पूर्व ज्वाइनिंग करते हो तो पूरा दिन गिना जाएगा। एक दूसरे के उल्टे हैं, ज्वाइनिंग करोगे तो दोपहर पूर्व करो, रिटायरमेंट होगी तो दोपहर के बाद करो, वो तो पूरा दिन काउंट होगा। तो इसमें लिखा है जिस महीने की, भाई वो उसकी भी तिथि है, जन्म तिथि, उसकी अंतिम दिन, उस महीने के अंतिम दिन, ठीक है जी, तो वो उसकी रिटायरमेंट की वो रहेगी। लेकिन इसमें आगे एक वर्ड लिखा है, यहां पे तो लिखा है कि अंतिम दिन दोपहर बाद सेवानिवृत्त होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ एक एक तारीख को हो, यानी कि किसी का जन्म हो 1 अप्रैल का, 1 मार्च का, 1 जनवरी, 1 फरवरी, मतलब 1 तारीख को अगर है, तो फिर उसकी रिटायरमेंट 1 फरवरी का, तो ये नहीं कि 28 फरवरी को रिटायर होगा, नहीं, फिर वो 31 जनवरी को रिटायर होगा। यहां पे देखो, ये रहा जो मैंने ऊपर बताया, वो तो हो गया ये वाली लाइन यहां तक की, दोपहर बाद होगा अगर वो उसी के अकॉर्डिंग है तो। लेकिन अगर किसी कर्मचारी जन्म तिथि मास की प्रथम तिथि है, अगर पहले ही डेट को है, तो फिर वो पिछले मास के अंतिम दिन, यानी कि उससे 1 महीने पहले जो गया है जस्ट पहले, उसके लास्ट दिन को वो दोपहर के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। और अधिवार्षिता पर जो रिटायरमेंट होगी सभी आयु कर्मचारियों के लिए 58 साल है, ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप डी के लिए अभी 60 साल है हरियाणा में। ठीक है, लेकिन कुछ और भी एक्सेप्शन है ग्रुप सी के लिए। जैसे अब देखो, जो सभी ग्रुप के लिए 58 साल, सिवाय निम्नलिखित को छोड़ के 60 साल है। अब सिवाय कौन, ग्रुप डी कर्मचारी मैंने बता दिया 60 साल है। न्यूनतम 70% है उससे अधिक की जो डिसेबल है, ठीक है, जो कर्मचारी चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी के लिए तो है ही है,
उनको भी 60 साल की रिटायरमेंट। अगर कोई नेत्रहीन कर्मचारी है उसकी भी 60 साल है। ग्रुप डी कर्मचारी है, चाहे फिट हो चाहे कैसा भी हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप है, इसका ऊपर भी मेरे पास आया था मेरे नॉलेज में केस, मेरे ही यहाँ पे गुड़गांव में है वो कोई, तो वो भाई फिजिकल हैंडीकैप है। अब उसको, वो है ग्रुप डी में, उसने मुझे ये कहा कि जी ग्रुप डी के लिए सरकार ने नॉर्मल ग्रुप डी के लिए 60 साल की लिख रखी है रिटायरमेंट एज, ग्रुप सी के लिए 58 साल है। लेकिन अगर कोई ग्रुप सी का फिजिकल हैंडीकैप है 70% से ज्यादा, तो यहाँ पे लिखा है उसकी 60 साल होगी, बिल्कुल सही है। तो वो ये कह रहा है कि जी ग्रुप डी की तो नॉर्मल की 60 है, तो जो फिजिकली हैंडीकैप जो है 70% वाले, उनको 2 साल और एक्स्ट्रा दी जाए जैसे ग्रुप सी को दे रहे हैं, यानी कि ये कहता है 62 साल की जाए। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी मांग पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती, जायज है या नहीं, कमेंट कर देना। उस भाई का मेरे पास आया था, पर मैंने उसको बता भी दिया था क्या है मैटर। तो ये चीज है ग्रुप इसके लिए। और जो जुडिशियली के अपने अधिकारी हैं, चाहे कोई भी हो किसी भी ग्रुप का, उसकी भी 60 साल है, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह उनके हैं तो 62 साल हो जाती है, फिर 65 भी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, वो अलग चीज है, ये अलग मैटर है। न्यायिक अधिकारी वो वाला नहीं है, कभी कोई सोचे वहां पे गया। सिवाय लोकतंत्र लोकहित में तथा साधारण परिस्थिति मंत्री परिषद के अनुमोदन के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकता पूरी करने के बाद सेवा में रखा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल का एक्सटेंशन 2 साल के लिए रख लेते हैं, या एक्सटेंशन दे देते हैं रिटायरमेंट के लिए, आपने देखा होगा। तो मंत्री परिषद बड़े बड़े आईएएस को एक्सटेंशन मिल जाती है रिटायरमेंट के बाद भी, और कुछ आपने देखे होंगे रिटायरमेंट के बाद दोबारा भी लग जाते हैं, वो रीएम्प्लॉयमेंट होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे है सेवा में रखना। और तो मंत्री अगर चाहे, मंत्री परिषद मतलब मुख्यमंत्री प्लस में सभी कैबिनेट मंत्री और आपके राज्य मंत्री, वो सभी अगर एक प्रस्ताव पास करते हैं तो कोई भी कर्मचारी उसके बाद भी नौकरी पे रह सकता है। यहाँ पे एक आंख वाला कर्मचारी नेत्रहीन नहीं समझा जाएगा, लिखा है दोनों नेत्रहीन का मतलब है दोनों ही आंखें ना हो। दूसरा यहाँ पे है किसी कर्मचारी की अधिवार से यानी सुपरएनुएशन पर रिटायरमेंट है, तो कार्यालय उस मास जिसे वैसे निरत होने जा रहा है कि 7 तारीख को किए जाएंगे, क्या उसके आदेश रिटायरमेंट के 7 तारीख को कर दिए जाएंगे, जिस महीने में वो रिटायरमेंट होगा लास्ट डेट को उसका, तथा प्रत्येक ऐसे आदेश की प्रति तुरंत प्रधान महालेखाकार हरियाणा को प्रेषित की जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसके जो मिलना है, उसको जो भी पैसा मिलना है उस सब चीजों का वो करना होता है, इसलिए 7 तारीख को आदेश जारी हो जाएंगे, ये रूल है। सरकारी कर्मचारी जो उस समय निलंबन है उसको बहाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उस टाइम पे कोई निलंबित है तो ये नहीं कि उसको बहाल करो फिर रिटायर करेंगे, वो निलंबन में ही शायद आपका रिटायर हो जाएगा, अलग से ऑर्डर नहीं करना। कोई कर्मचारी जो सेवा के दौरान डिसेबल हो जाता है तो 58 वर्ष की आयु पूरी करने से कम 3 मास पूर्व अपनी विभाग अध्यक्ष को सूचित करेगा। पता क्यों? अगर कोई पहले से हैंडीकैप है तो उसको तो 2 साल का एक्सटेंशन है ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई नौकरी में आने के बाद फिजिकली हैंडीकैप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा केस है कि सेवा में आने के बाद हुआ है, तो वो जब उसके 58 साल हो गई, उसके 3 महीने पूर्व अपने विभाग अध्यक्ष को पूरी करे सूचित करेगा, तभी उसको एक्सटेंशन मिलेगी 2 साल की। अगर वो ग्रुप सी का है, तो ग्रुप डी का तो वैसे ही 60 साल है, समझे, या ग्रुप बी का है एक है, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा और उसको फिर सूचित करेगा। फिर उसे एक मेडिकल बोर्ड रोहतक पीजीआई के अंदर उसका मेडिकल करवाया जाएगा। वहां से उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, विभागाध्यक्ष है, जो भी हाईएस्ट हो, वो उसको सेवा का विस्तार देना या नहीं देना उसके बारे में निर्णय लेगा। ठीक है जी। स्वास्थ्य विभाग के HCMS चिकित्सक, उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 साल होगी, बशर्ते कैसे, वह समय समय पर सरकार की 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखने की पात्र होना चाहिए उसकी, यानी कि भाई जो पात्र, यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी बचनी चाहिए, फिट होना चाहिए एक तरीके से। वो 58 वर्ष की अवधि के बाद उसको क्लिनिकल ड्यूटी लगानी, फिर उसको केवल क्लिनिकल ड्यूटी यानी कि ओपीडी वगैरह संभालेगा और कुछ नहीं करेगा 58 साल के बाद। फिर वो अगर वो एक्सटेंशन उसको देता है तो उसकी क्षमता, अगर वो इच्छुक नहीं है तो वो रिटायरमेंट भी ले सकता है, VRS जिसको बोलता है, 58 साल के बाद। परंतु 58 वर्ष की आयु पूरी करने से 3 महीने पूर्व उसको लिखित में सूचना देनी होगी कि मैं 58 साल की एज के बाद रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, VRS लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि चिकित्सकों के लिए सरकार ने 65 साल की हुई है, इसलिए 58 साल पे बताना पड़ेगा उसको 3 महीने पहले। लोक निर्माण विभाग में जन स्वास्थ्य विभाग के कोई भी जो प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, उनको अगर पुनः नियुक्ति चाहिए तो बिना 5 वर्ष से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेंगे। दोबारा से जो रीअपॉइंटमेंट होती है वो 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगी।
ठीक है जी। तो 5 में उससे अधिक कोई नहीं होगी, ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो इसका वेरीफाई करेंगे। परंतु पुनर्नियुक्ति की अवधि सुपर एनुएशन की आयु पूरी करने की तिथि के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी कि आपकी जो पुनर्नियुक्ति होनी है वो एक ही बार में हो जाएगी। मान लो 3 साल के लिए कर दी तो कर दी, ये नहीं कि रिटायरमेंट के बाद फिर आपको जी मेरे 4 कर दो, नहीं। जो एक बार हो गई पहले 58 साल की पूरी होने से पहले जो आपका हो गया वो हो गया, उसके बाद नहीं बढ़ाएंगे। फिर ये बताया किसके लिए कौन सक्षम है भाई, किस पोस्ट के लिए, मंत्री परिषद 2 साल के लिए विभागीय अध्यक्ष है, ठीक है जी। तो ये चीज इसमें बताई गई है। अब है जी अगला रूल 144। वीडियो काफी लंबी जाएगी, हो सकता है मैं 2 पार्ट में बनाऊं इसको। अगला है जी विहित आयु या अर्हक आयु सेवा पूरी करने के बाद समय पूर्व सेवानिवृत्ति। इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा क्वालिफाइड सर्विस, जो कि होती है आपकी मिनिमम 25 साल। ठीक है जी। ये पूरी होने के बाद और रिटायरमेंट की एज में अगर बात है, मतलब फॉर एग्जांपल 25 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है लेकिन फिर भी रिटायरमेंट में आपका मान लो 10 साल की अभी बाकी है सर्विस, तो आप 25 साल के बाद और 10 साल पूरी करने से पहले, अगली रिटायरमेंट होने से पहले आप अगर चाहते हो मैं तो 26 साल की सर्विस करके रिटायर हो जाऊं, तो वो अगर करना है तो उसके लिए क्या रूल है वो देखो। क्वालिफाई सर्विस पूरी होने के बाद देखो इसमें लिखा हुआ नियुक्ति प्राधिकारी में अपॉइंटिंग अथॉरिटी लोकहित में ग्रुप घ से अन्यथा किसी ग्रुप के सरकारी कर्मचारी को लिखित में उसे जो नोटिस जो 3 माह से कम न हो या नोटिस अवधि के बदले वेतन भत्ते देते हुए सेवा की अवधि ध्यान में रखे बिना विहित आयु पूरी करने बाद उसकी आयु ध्यान 20 वर्ष की आयु सेवा पूरी करने की क्षमता के कारण, इसमें 20 साल है भाई, 25 नहीं 20 साल, इसमें लिखा है 20 साल, आगे भी पढ़ना, पूरी टिप्पणी भी लिख के मिले, कोई ना कोई हो सकता है कुछ और भी हो, तो वो पूरा करने का अधिकार हो। मतलब क्या हुआ, अगर कोई कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूरी कर चुका है और वो कहता है कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए, तो उसको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा कम से कम। रिटायरमेंट के केस में जो रिजाइन देते हैं पहले, ये जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट वगैरह ये चीज होती है वो अलग मैटर है, लेकिन क्वालिफाई सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेना वो अलग चीज है। ठीक है जी। रिजाइन देना, इस्तीफा देना और रिटायरमेंट लेना, दोनों चीजों में फर्क है। तो रिटायरमेंट चाहिए 20 साल की सर्विस के बाद तो 3 महीने का नोटिस दो या 3 महीने का वेतन भत्ता दो, दोनों में से एक चीज देनी पड़ेगी। तो उसके बाद विभाग के अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है कि वो 20 साल की जिसकी सर्विस हो चुकी है पूरी उसको रिटायरमेंट दे सके अगर कोई मांगता है तो। ठीक है। लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मैं क्षमता, मेरे अंदर क्षमता नहीं है नौकरी करने की, क्षमता, ठीक है, यानी कि मैं कैपेबल नहीं हूं आगे नौकरी करने के लिए। 20 वर्ष के आरक्षण सेवा के मामले को छोड़कर प्रयोजन के लिए न्यूनतम विहित आयु निम्नलिखित। अब देखो जो ऊपर वाला लेवल का ना 25 साल, वो ध्यान से सुनो। अगर आप सक्षम नहीं हो नौकरी करने में तो 20 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले सकते हो, सक्षम नहीं हो तो। उसके अलावा जो कारण होते हैं उनके लिए न्यूनतम सर्विस अलग है, वो सुनो। पहला, उन सरकारी कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष जो ग्रुप क और ख के पद पर कार्य कर रहे हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व पद किसी पद पर सेवा ग्रहण की हो। मतलब कोई भी ग्रुप ए और ग्रुप बी का अधिकारी जो 50 साल की उम्र हो चुकी है, ठीक है, और लेकिन शुरू यानी कि उनकी एज हो चुकी 50 साल, लेकिन उन्होंने नौकरी शुरू करी थी 35 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले, तो उनके लिए जो न्यूनतम क्वालिफाइड सर्विस है वो है नहीं नहीं ये उस तरह नहीं, रुको, इसमें है न्यूनतम जो आयु है रिटायरमेंट के लिए वो ये है जो ग्रुप ए और बी के अधिकारी है जिन्होंने 35 साल की उम्र होने से पहले सर्विस में ज्वाइन कर लिया, तो वो अपनी 50 वर्ष की एज होने पर रिटायरमेंट ले सकते। इसका मतलब ये है, समझ गए। यानी कि जो ए बी का अधिकारी है अगर उसने सर नौकरी में ज्वाइनिंग अपनी खुद की उम्र 35 साल से पूरी, यानी कि वो 33 साल का था जब उसने ज्वाइनिंग की फॉर एग्जांपल, तो वो 50 वर्ष होने के बाद रिटायरमेंट ले सकता है। उसके लिए 20 साल की कोई कैपेबिलिटी वो नहीं है लिमिट, ग्रुप ए और बी के लिए। दूसरा, जिन कर्मचारियों ने 35 वर्ष की आयु के बाद ज्वाइनिंग करी है सर्विस में। दूसरा है 55 वर्ष, किन के लिए, ग्रुप ए और बी के लिए, वो बंदे जिन्होंने 35 वर्ष की यानी कि जिन्होंने 36, 37 या 38 साल में नौकरी ज्वाइन करी, तो वो 55 वर्ष होने के बाद रिजाइन दे सकते हैं। अगला है आपका एक केस, उनके लिए तो 20 साल थी, इनके लिए 50, इनके लिए 55। ग्रुप सी के लिए जो कर्मचारी हैं
वो अगर अपनी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उनके लिए 55 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 55 साल, उसके बाद ही रिटायरमेंट ले सकते हो नॉर्मल। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं हो कि भाई ये कहो कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हूं, तो 20 साल की सर्विस है। लेकिन उस केस के अलावा जितने भी केस हैं उनके लिए 55, ग्रुप ग के लिए, सी के लिए। परंतु न्यायिक अधिकारी की दशा अगर है तो 58 वर्ष की आयु कम से कम उसको करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसकी रिटायरमेंट को पूर्व अधिकारी सक्षम अधिकारी जो है वो इसको विचार करेगा रिटायरमेंट के लिए, अगर न्यायिक अधिकारी है तो। अब यहाँ पे देखो इस जो टिप्पणी 1 है, जो ऊपर नियम दिया गया है अक्षमता वाला कि भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं बची, उसके लिए क्या है, उसका केवल जब होगा जब कर्मचारी खुद, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इस नियम का प्रावधान किसी ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध लागू नहीं होगा जिनकी दक्षता क्षीण है परंतु जिनके विरुद्ध अदक्षता के औपचारिक आरोप लगाना वांछनीय नहीं है, यह जो पूर्ण रूप से दक्षता रहित हो चुका था, जब किसी सरकारी कर्मचारी की उपयोगिता स्पष्ट रूप से उसके द्वारा प्राप्त वेतन के अनुरूप नहीं है, यानी कि कोई ऐसा कर्मचारी जो सैलरी ले रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका कोई काम ही नहीं है, उपयोगिता नहीं स्पष्ट हो पा रही कि भाई ये सैलरी इस पद के अनुसार ले रहा है, ये सही नहीं है उसको। परंतु जो ऐसी अवस्था जो अनुकंपे आधार पर शरणार्थी का अधिकार बने, उनके ऊपर ये जो है ना कर्मचारी के विरुद्ध लागू होगा, ये रूल उनके विरुद्ध होगा, ये समझ गए। तो ये चीज है, अगर किसी के ऊपर भाई कोई ऐसा है कि वित्तीय आधार पर विपरीत व्यक्तिगत रूप से है अनुपयुक्त समझे जाएंगे, वित्तीय शस्त्र के प्रावधान का प्रयोग आवश्यक नहीं है, प्रावधान केवल सरकारी वित्तीय आधार पर, यानी कि ये जो प्रावधान है केवल ये उसके आधार पे है, भाई कोई ऐसा कर्मचारी लगे भाई जिसकी सैलरी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा रहा है उससे, बस उसके ऊपर उसके विरुद्ध भी ये अधिकार लागू हो सकते हैं। दूसरी टिप्पणी है भाई उन मामलों में जहां पे भ्रष्टाचार, आपने देखा होगा ना सरकार जबरदस्ती रिटायरमेंट दे देती है, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं कई बार आपने देखा होगा सरकार जबरदस्ती रिटायर कर देती है, वो यही केस होते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार बेईमानी बदनाम आचरण के ये जो सिद्ध हो गया हो, तो उनको भी सरकार हरियाणा सिविल सेवा दंड बिल 2016 या लोक सेवा जांच अधिनियम 1850 के अधीन सिद्ध होना संभाव्य नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि भाई उसके ऊपर ये तो सिद्ध हो गया लेकिन ये वाला सिद्ध नहीं हो रहा, तो उसको भी सरकार रिटायरमेंट दे सकती है, 55 साल या 50 साल की जो एज होती है, डिपेंड करता है वो अधिकारी या कर्मचारी ए बी सी कौन से ग्रुप का है। ठीक है जी। टिप्पणी नंबर 2, देखो टिप्पणी बहुत ज्यादा है इसमें, तो इसलिए मैं इस रूल के बाद बस ये 2 रूल करवाऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये 2 टिप्पणी देख लो, इन दोनों टिप्पणी में क्या लिखा है। टिप्पणी 1 में लिखा है भाई जो भी कर्मचारी अगर क्वालिफाई सर्विस पूरी कर चुका है और वो भाई रिटायरमेंट लेता है, तो जो सक्षम कंपिटेंट अथॉरिटी है वो उसकी निष्ठा वगैरह है ना उसका विलेय का ध्यानपूर्वक परीक्षण करेगा, और अगर लगता है लोग इसमें वांछनीय है तो उसको रिटायरमेंट कर देना चाहिए और कार्रवाई उसकी कर देनी चाहिए, रिटायरमेंट कर दे देनी चाहिए, बस ये। टिप्पणी नंबर 3, इसमें भाई सरकारी कर्मचारी को इस नियम के अधीन प्रस्तावित समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के विरुद्ध कारण बताने, मतलब कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी को सरकार रिटायर करती है, समय से पहले रिटायरमेंट देती है, तो उसको मतलब कि उसको एक अवसर दिया जाएगा अपने विरुद्ध कारण बताने के लिए, उसको मौका दिया जाएगा। और अगर कोई गजेटेड अफसर है तो उसको मंत्री परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा उसके लिए, रिटायरमेंट अगर किसी करना गजेटेड अफसर को तो मंत्री परिषद करेगी, लेकिन अगर गजेटेड अफसर नहीं है तो विभाग की जो कंपिटेंट अथॉरिटी है डीजी आईएएस जो भी है वो ही कर सकता है। विभाग अध्यक्ष और प्रशासनिक सेवा विभाग से पूर्व अनुमोदन की ऐसी सेवानिवृत्ति प्रभावी होगी, ऐसे सेवानिवृत्ति में सभी मामलों को से बस वही है कि जो अधिकारी गजेटेड अफसर होगा उससे रिलेटेड जो भी उसकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उससे रिलेटेड उसको परामर्श ले लिया जाएगा, और गजेटेड अफसर है तो मंत्री परिषद का अनुमोदन लिया जाएगा। विभाग अध्यक्ष इन नियमों का अधीन की गई कार्रवाई की प्रत्येक तिमाही में सरकार को रिपोर्ट करेगा, अगर कोई ऐसी रिटायरमेंट होती है तो सरकार को रिपोर्ट करेगा जो भी विभाग का अध्यक्ष है। अब है जी समय से पूर्व सेवानिवृत्ति पर 3 महीने का नोटिस अवधि के बदले वेतन और भत्ते कैसे होता है। अब इस जो ये जो लेटर है, ये जो पॉइंट है ना, कई मेरे पास सुनने में यह आया, अभी जो बच्चों ने रिजाइन वगैरह दिया तो कई जगह तो ये कह दिया 3 महीने का नोटिस दो आप, क्यों, क्योंकि उनके ऑफिस में इस चीज पे मतलब डाउट फैला है, जो भी लगा लो, वो इस रिटायरमेंट वर्ड को और त्याग पत्र इस्तीफे को मिक्स कर रहे थे। वो कह रहे थे 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, 3 महीने की सैलरी दो, जबकि रिटायरमेंट और त्याग पत्र दोनों में फर्क है। त्याग पत्र है तो 1 महीने का है, वो भी नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल है तो वो भी नहीं, मैंने ITI दिखाई थी आपको। और अगर रिटायरमेंट है
तो फिर 3 महीने का है अगर आप खुद लेते हो तो, लेकिन ये बताऊंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियो और सर्विस मैं आपको शेयर करता रहूंगा, वीडियो बनाता रहूंगा। और मेरे चैनल के साथ अगर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इधर आप जुड़ जाना, वहां पे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।